व्यूअर्स, आज आप लोगों को मालूम है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही हिस्टोरिक विन करी है और वो अमेरिका के 47 जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर हम देखें तो उनकी जो इस जीत को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो बहुत बड़े एंटी मुस्लिम हैं और उनके आने से पूरा मिडिल ईस्ट में जो है जिस तरीके का इसराइल के साथ उनका कॉपरेशन हो सकता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ही डिवास्टेटिंग होगा और ईरान को हो सकता है उसके एटॉमिक जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं उनके ऊपर वो हमला कर सकते हैं, डायरेक्ट वो उस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। इस सिनारियो को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो बिडेन या कमला हैरिस को जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा, क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक कैंडिडेट अगर डेमोक्रेटिक पार्टी का है या रिपब्लिकन पार्टी का है, उससे अमेरिकन पॉलिसीज डिफाइन होती हैं या अमेरिकन पॉलिसीज जो है अमेरिकन इंटरेस्ट पर बेस्ड होती हैं, जो कि वो प्रेसिडेंट के आने जाने से चेंज नहीं होती बल्कि अमेरिकन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें टाइम टू टाइम शिफ्ट आता है। और इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ा जो डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरीके से अमेरिकन जो मुस्लिम्स हैं, जिनमें अरब मुस्लिम्स हैं और जो नेटिव अमेरिकन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है। और जो ज्यूइश कम्युनिटी है जिसके बारे में ये एक्सपेक्टेड था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेगी, और 79% से ज्यादा जो ज्यूइश हैं, यहूदी हैं, उन्होंने कमला हैरिस को सपोर्ट किया। और उसके पीछे रीजन ये था कि कमला हैरिस और जो बिडेन ने जिस तरीके से अभी साल भर की पूरी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इसराइल को वीपन्स की जिस तरीके से सपोर्ट किया है, डॉलर सपोर्ट किया है और डिप्लोमेटिक तरीके से जिस तरीके से अमेरिका साथ में लगातार उसके खड़ा रहा है, वो ये सारी चीजें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो ज्यूइश थे वो कमला हैरिस के फेवर में पोलराइज हुए। हम इस पूरे मैटर को समझने की कोशिश करेंगे जियाउर रहमान साहब के साथ। हमारे साथ बहुत ही रिनाउंड एक इंटरनेशनल अफेयर्स की आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, सोशल लाइफ में आप लगातार एक्टिव हैं, आप ज़कात फाउंडेशन ऑफ हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा भी कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, लगातार आप सोसाइटी के बीच में हैं, इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर अपने व्यूज कॉलम लिखते रहे हैं, आपके कॉलम लगातार आते रहे हैं। हम जानना चाहेंगे जियाउर रहमान साहब से कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप एंटी मुस्लिम स्टांस ले सकते हैं, ज्यादा वो अपने फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में ज्यादा उनका टफ स्टांस जो है ईरान के ऊपर और मिडिल ईस्ट के जो अरब कंट्रीज हैं उनके ऊपर दिखेगा, या जिस तरीके से मुस्लिम लोगों ने उनके फेवर में वोट किया है, ज्यूइश कम्युनिटी ने वोट नहीं किया है, कमला हैरिस के फेवर में किया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगी? देखिए, जहाँ तक यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात है, अमेरिका की पूरी आप हिस्ट्री अगर इलेक्शन की देखें, अमेरिका अपनी पॉलिसी को किसी कम्युनिटी के लिए, किसी कंट्री के लिए या किसी ख़ास टेरिटरी के लिए नहीं डिज़ाइन करता है। आई थिंक कि अमेरिका अपने लोगों के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने सिटीज़न के लिए पॉलिसी को डिज़ाइन करता है। और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, मैं इसको नटशेल में ब्रीफ करूंगा, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन का जर्नल को स्टडी करें और आज भी जहाँ जहाँ स्टडीज़ हो रही है, कलेक्टिव तौर पे सबका एक ही ओपिनियन आता है कि अमेरिका अपने सिटीज़न के लिए बहुत कॉन्शियस रहता है। अमेरिका अपनी इकनॉमी को, वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने के लिए, वर्ल्ड इकनॉमी को रन करने के लिए अमेरिका फोकस करता है पूरी दुनिया पे। अमेरिकन डॉलर, आप पिछले 60-70 साल की अगर हिस्ट्री देखें कि अगर अमेरिकन डॉलर में फ्लक्चुएशन होता है तो पूरी दुनिया में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नास्डॉक से लेकर के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक, हांगकांग से लेकर टोक्यो तक अनस्टेबिलिटी आती है। अमेरिका एक बहुत ही मैजिकल कंट्री है, दुनिया का सारे लोग उसका विरोध भी करते हैं और सबसे ज़्यादा चाहत भी अमेरिका के लिए उसके दिलों में होती है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि अमेरिका का सारी दुनिया अपोज भी करती है, लेकिन हर कंट्री अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहती है। और ऐसी कंडीशन में क्या आपको लगता है कि मसूद पेज़ेश्कियान जो कि अभी ईरान के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं और वो वेस्ट के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव भी करना चाह रहे हैं, क्या कोई नया डील हो सकता है, कहीं कोई नई डील ब्रोक कर सकते हैं ट्रंप? और एक जिस तरीके का मिडिल ईस्ट में सिनेरियो चल रहा है, क्या एक सीजफायर हो सकता है? देखिए, यूएस प्रेसिडेंट के बारे में इतनी जल्दी, अभी तो वो चूँकि 20 जनवरी तक बिडेन ही वहाँ पे रहेंगे और इस ड्यूरेशन में हमें मिडिल ईस्ट में इजराइल की जो वार चल रही है
और उसके 3 इंट्रेंस गेट के ऊपर लड़ाई चल रही है। एक तरफ गाज़ा है, गाज़ा स्ट्रिप है, एक तरफ लेबनान का बॉर्डर है, और उसके साथ साथ फिर सीरिया, इराक़, जो कहना चाहिए कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, या ये कह लीजिए कि इंडिपेंडेंट कंट्री भी वो रहे हैं। आप चाहे वो आप उसको सऊदी अरब का जो राइवल कंट्री है यमन, तो वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये तो एक टर्मिनोलॉजी है कि आप उसको फोर्स किसी कंट्री के डिज़ाइन करने के लिए उसको आप एक्सेस ऑफ पावर कह दें, एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस कह दें, यह पर्सनल डेफिनेशन है। लेकिन ओवरऑल वो इंडिपेंडेंट कंट्री रहे हैं। इराक़ एक सॉवरेन कंट्री रहा है, सीरिया एक सॉवरेन कंट्री रहा है, लेबनान एक सॉवरेन कंट्री रहा है। तो आप सिर्फ इसको एक वर्ड के अंदर समेट नहीं सकते। देखिए, जहाँ तक जॉन बिडेन का जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि ये बहुत सॉफ्ट हैं और अमेरिका को दुनिया में फिर से वही आइडेंटिटी मिलेगी, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट की जो मेजर क्राइसिस है उसको ये वहाँ पे जो इकनॉमी है उसको भी बूम करेंगे, बूम पे लाएंगे, अपने लोगों को रोज़गार देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से अमेरिकन मुस्लिम्स जो हैं, जो अरब अमेरिकन हैं या जो नेटिव अमेरिकन मुस्लिम्स हैं, या दुनिया भर में जो मुसलमान जाकर के अमेरिका में बसे हुए हैं, वो ट्रम्प के फेवर में आए हैं। जबकि अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया देखें अपने कंट्री का, तो वो इस तरीके से ट्रम्प को प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो एंटी मुस्लिम है। जबकि जो बिडेन के पीरियड में अगर आप देखें तो साल भर में 50,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन जो है वो उनके शहादत हुई है, उनकी जानें गई हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, औरतें हैं। और आप कैसे कह सकते हैं कि बिडेन ज़्यादा बेहतर हो सकते थे, क्योंकि कमला हैरिस उसी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएंगी अगर वो जीतती जो बिडेन लेकर के चल रहे थे। और ट्रम्प के आने से ऐसा क्या सिनेरियो चेंज हो जाएगा कि पैलेस्टीनियन की जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक उम्मीद इससे जगती है कि उन्होंने पीस की बात की है, इंस्टेबिलिटी की बात की है। उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म को कहा है कि हमने फर्स्ट टर्म में कोई इस तरीके की लड़ाई, कोई वार नहीं शुरू करी है, और दोबारा भी हम इस तरीके की कोई वार शुरू करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम वार खत्म करने पर हमारा फोकस रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो तो मुस्लिम वोट्स के साथ जीत करके आए हैं, और मीडिया में उनको प्रोजेक्ट इस तरीके से किया जा रहा है कि वो एंटी मुस्लिम है। और उन्होंने अपनी स्पीच में पहली बार इलेक्शन जीतने के बाद जो उन्होंने फर्स्ट स्पीच दी, उसमें उन्होंने ये बात कही कि सबसे किसी भी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, दुनिया भर की सारी कम्युनिटीज़ हैं, किसी कम्युनिटी का उन्होंने नाम से मेंशन नहीं किया। अरब मुस्लिम्स का और नेटिव मुस्लिम्स को उन्होंने पर्सनली थैंक्स बोला है अपनी पहली स्पीच में जीतने के बाद। इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, और मीडिया इसको क्यों छुपा रहा है, क्यों नहीं बताना चाह रहा है, हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने जो वहाँ की फॉक्स न्यूज़ चैनल है, उन्होंने ये बात बड़ी जोश में कही है, थैंक्स बोला है अरब मुस्लिम्स को, अमेरिकन मुस्लिम्स को, या दुनिया भर के जो वहाँ पे माइग्रेटेड हर कंट्री के मुस्लिम्स गए हैं, उनको वहाँ पे उसका वोट भी मिला है। देखिए, यहाँ मैं थोड़ा से आपको एक बात बहुत साफ बता दूँ, अमेरिका में कोई कम्युनल इन्वायरमेंट का इलेक्शन नहीं होता है, ना अमेरिका किसी रिलीजन को टारगेट करके फोकस करके इलेक्शन लड़ता है। अमेरिका अपनी इकोनॉमी को, अपने पॉलिसी को, अपने इंटरनेशनल स्ट्रेटजी को, अपने वर्ल्ड ऑर्डर को रन करने के लिए, उसके एम्पावरमेंट के लिए वो दुनिया में अपने अलायंस को बनाता है और तोड़ता है। वो पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है। और सेकंड थिंग ये कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी 1970 के 75 के दशक तक इस तरह के कम्युनल इन्वायरमेंट नहीं होते थे। इंदिरा गांधी जी के बाद से ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई, जो अपने अब क्लाइमेक्स पर है। लेकिन मैं आशावादी हूँ, होपफुल हूँ कि ये एक एरा है, आज है, कल को यहाँ पर भी जैसे जैसे एजुकेशन है, जैसे जैसे समाज में इक्वलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंसियरिटी, जैसे जैसे कम्युनिटी के बीच में एजुकेशन आती जाएगी, ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे यहाँ पर भी वो चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी। प्रेजेंट सिनेरियो जहाँ तक की बात है कि मैं इंडियन या बहुत सारे मुल्कों के जो मीडिया है उनका अपना क्या ओपिनियन है वहाँ के मुस्लिम्स के बारे में या अरब के मुस्लिम्स के बारे में, जो भी उनकी राय है, ख़ास करके मैं अपने गोदी मीडिया के बारे में, एक परसेप्शन है लोगों का, एक बहुत बड़ा परसेप्शन है कि वो जो भी टेलीकास्ट करते हैं तो वो अपनी ही बात को कल को
आज जो दिखाते हैं कल को उसको डिनाई कर जाते हैं। तो उनकी बातों में कितनी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है वो देश और दुनिया जानती है। मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए, अमेरिका में इस तरह का इलेक्शन नहीं होता है जैसे भारत में होता है, कास्ट, रिलीजन। जहाँ तक अमेरिकन इलेक्शन की बात है, आप उनके 200 ईयर्स के इलेक्शन को देखिए और उनकी डेमोक्रेसी तकरीबन 200-250 साल पुरानी है। क्या कभी वहाँ पर जीसस को लेकर के इलेक्शन हुआ? यानी जीसस के नाम पर कभी इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई? क्या कभी कुरान को टारगेट करने के लिए या कुरान के ऊपर उनका इलेक्शन हुआ? क्या किसी प्रॉफिट के ऊपर वहाँ पर उसके बुनियाद पर इलेक्शन के लिए वोट मांगा गया? या कभी किसी चर्च के लिए, मॉस्क के लिए? अमेरिकन सोसाइटी तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है। पूरी दुनिया के टैलेंट को वो वेलकम करते हैं। अमेरिका में पिछले अगर आप 60-70 साल के इतिहास के देखें तो अफ्रीकन मूल के, अफ्रीकन रूस मतलब जो अफ्रीकन रेस के लोग हैं, बराक ओबामा, क्या वो अमेरिका के मूल नागरिक थे? नहीं थे। हैरिस को आप देखिए, इंडियन ओरिजिन है। आप कमला हैरिस को देख लीजिए, बहुत सारे ज्यूइश वहाँ पर हुए हैं। देखिए, अमेरिका में कभी भी आपने सुना कि वहाँ पर कुरान के लिए या जीसस के लिए उसके बिहाफ पर वोटिंग हुई हो, वोट मांगा गया हो? कभी चर्च के लिए, चर्च के नाम पर वोट मांगा गया हो? कभी मॉस्क के लिए मांगा गया हो? या किसी भी कम्युनिटी के लिए, मंदिर के लिए, गुरुद्वारे के लिए, बहुत सारे रिलीजन के लोग वहाँ पर हैं, कभी नहीं हुआ। अमेरिकन सोसाइटी बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, ट्रू डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, किसी तरह का किसी के लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और अगर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर उनके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस है, और अगर वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस ना होता तो अफ्रीकन मूल के लोग, एशियाई मूल के लोग वहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फॉरेन सेक्रेटरी, वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम में आप बताएं पिचाई कौन है? हमारे भारतीय, हमारा सीना, हमारा सर गर्व से फूलता है कि वो वहाँ के सीईओ रहे, गूगल के। तो क्या वहाँ पर उनकी कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन देखा गया? अमेरिका में सबके लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल है। आपके पास टैलेंट है, एजुकेशन है, स्किल है, वेलकम उनके लिए। देखिए, आपका जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को अगर उसका बस एक ही रिलेवेंट आंसर है जो हक पर मबनी है। अमेरिकन या वेस्ट अफ्रीका को मैं इसमें से निकाल रहा हूँ और साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट को भी विड्रॉ कर रहा हूँ। वहाँ पर इलेक्शन एंटी कम्युनल इलेक्शन नहीं होते हैं, ना एंटी रिलीजन होते हैं, ना एंटी कास्ट होते हैं। वहाँ का इलेक्शन ना तो जुडाइज्म के नाम पर होता है, ना हिंदुइज्म के नाम पर होता है, ना इस्लाम के नाम पर होता है, ना क्रिश्चियनिटी के लिए होता है, ना बुद्धिस्ट के लिए होता है। वहाँ अमेरिका के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होता है इलेक्शन, कि अमेरिका का फ़ायदा कहाँ पर है, अमेरिका का फ़ायदा दुनिया में कैसे हो सकता है, अमेरिकन लोगों की इकनॉमी को, हेल्थ को, अमेरिकन लिविंग ऑफ जो स्टाइल है, लिविंग ऑफ सोसाइटी है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उसको कैसे टॉप नॉच मेंटेन रखा जा सके, वो ग्लोबल ऑर्डर उनका कैसे दुनिया में मेंटेन रहे, उनका इन्फ्लुएंस और उनके सिटीजन का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में कैसे बना रहे, उसका डोमिनेशन पूरी दुनिया में हो। आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी एक अमेरिकन सिटीजन के साथ किसी तरह का एक छोटा से माइनर सा क्राइम भी हो जाता है तो वो एक दुनिया की सबसे टॉप न्यूज़ बन जाती है। हमारे और अपने देश में क्या क्या हो जाता है कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। अमेरिका अपना वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में बरकरार रखने के लिए अपनी पॉलिसी को बनाता है। पेंटागन जिसका नाम है वो पिछले 200-250 साल से उसके यहाँ हर कंट्री के लिए एक्सपर्टाइज सर्विस है। वहाँ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन
वो जापानी भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकता है। अगर वो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, अमेरिकन ट्रस्ट के लिए काम करता है, अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए काम करता है, तो उसका वेलकम है और उसका वो फ़ायदा लेते हैं और उसके अगेंस्ट उसको वो बेनिफिट भी देते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जंप होने के लिए। कि रूल ऑफ लॉ देखें वहाँ का आप, कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्ल हार्बर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार में पर्ल हार्बर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक WTC पे हुआ। पूरा अमेरिका, पूरा वर्ल्ड सकते में आ गया, शॉक्ड हो गया पूरी दुनिया जो है। लेकिन अमेरिका के मुसलमानों पर, अमेरिकन मुस्लिम्स के ऊपर, अरब मुस्लिम्स के ऊपर, जो अमेरिका में रहने वाले सिटीज़न थे, अगर उन पर कुछ लोगों ने, बहुत ही गिनती के लोग हैं, आप देखें कि उनके साथ जब पर्सनल कुछ लोगों ने उनको टारगेट किया, वायलेंस किया, तो वहाँ की रूल ऑफ लॉ देखें, जस्टिस देखें, पुलिस देखें, एडमिनिस्ट्रेशन देखें। खुद जॉर्ज बुश ने, आप उनके पुराने वीडियो को सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, कि उन्होंने कहा ना, हम इसका रिवेंज उन आतंकवादी संगठनों से लेंगे जहां इसका रूट काज है। वो अफगानिस्तान आए 7 समंदर पार करके, ओसामा बिन लादेन को उन्होंने टारगेट किया, इराक को उन्होंने किया, लेकिन अपने होम कंट्री के होम सिविलियंस को किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दिया। और जिन लोगों ने, एकाध लोगों ने किया, उनको पनिशमेंट मिला, कुछ को लाइफ सेंटेंस मिला और कुछ को उम्र कैद भी मिली, पेनल्टी मिली। और उसके बाद अमेरिका में आज तक कोई इस तरह का इंसिडेंट नज़र नहीं आया। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो। आप कनाडा की एग्जाम्पल देखिए रिसेंट, कि कनाडा जो आज इंडिया से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को हम समझते हैं अपने देश के नीति के हिसाब से, एक भारतीय होने के नाते, कि वो गलत रास्ते पर हैं। हमारे लिए वो आतंकवाद का, वहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी पहुँचे हुए हैं, हमारे लिए वो आतंकवादी था। विरोधाभास स्थिति है, साफ स्थिति भी नहीं है। भारत का स्टैंड बिल्कुल आतंकवाद पर वही नीति है जो अमेरिका की और वेस्ट की है, ज़ीरो टॉलरेंस। लेकिन वो एक माइग्रेंट के लिए, उस सिख के लिए इंडिया से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को, हिस्टोरिकल रिलेशन को, इकोनॉमिक रिलेशन को उन्होंने परवाह नहीं करी और उसका वो आज भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि वहाँ का रूल ऑफ लॉ, वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ का मीडिया, वहाँ की ट्रू डेमोक्रेसी कितने स्ट्रांग पैरामीटर पर हैं, ये सीखने की बात है और समझने की बात है। तो वो अपने सिटीजन्स के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और उसकी बुनियाद जो है कभी भी रिलीजन नहीं होता है। और वो अगर कोई इंटरनेशनल एरेना में जाकर के मिडिल ईस्ट के लिए या दुनिया भर की किसी भी कंट्री के लिए कोई पॉलिसी अपनाते हैं तो वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए होता है, ना कि किसी रिलीजन को टारगेट करना उनका मकसद होता है। और आप अमेरिकन, अगर आप गल्फ वार फर्स्ट और सेकंड और अफगानिस्तान की वार को देखें भी, तो अमेरिकन सिटीज़न के, अगर आप वहाँ के जो फेसबुक हैं, ट्विटर है, वहाँ पर भी ट्रेंड चलता है, वहीं से तो हमारे यहाँ ट्रेंड आया चलना। वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है बड़ी एकेडमिक है, रिस्पॉन्सिबल है, बड़ी सोच की है। वो कभी भी इसको रिलीजन के नाम पर ट्रेंड नहीं करते या ह्यूमिलिएशन भी नहीं करते, उस तरीके की एब्यूज, लूज टॉकिंग वगैरह भी नहीं करते। वो उसको एक बहुत वाइडर स्कोप में एक प्रॉब्लम के उसमें देखते हैं और उस प्रॉब्लम को वो अपने मिलिट्री के ज़रिए, अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए, अपने सिस्टम के ज़रिए उसको वो ठीक करते हैं, काउंटर करने के लिए। लेकिन वहाँ की उसका ये मतलब नहीं है कि वो एंटी मुस्लिम है। जहाँ तक ट्रम्प के मिडिल ईस्ट पॉलिसी की बात आपने पूछा, देखिए जहाँ तक मिडिल ईस्ट की बात है, जब तक अमेरिका का इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व रहेगा, वो वहाँ पर अपने मिशन के लिए, अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए, अपने स्ट्रेटजी को सेफ करने के लिए वो वहाँ इंगेजमेंट अपना
बना के रखेंगे। लेकिन चूंकि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, ना वो इजराइल है ना वो अमेरिका है मिडिल ईस्ट में जिसके पास सुपर पावर है, बेहतरीन एयरफोर्स है, मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। अब उसके जवाब में पिछले 20-25 सालों में जो राइवल कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट के, उन्होंने भी अपने आप को उस मुकाम पर ले आए हैं धीरे धीरे कि वो पत्थरों से जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले आपको याद होगा 70 के दशक में, 60 के दशक में, आप किताबों को पढ़ें, लाइब्रेरी को देखें कि आप कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो फ़िलिस्तीनी पत्थर फेंकते थे टैंकों के ऊपर। यानी एक तरफ बुलेट फायरिंग हो रही है और शेलिंग हो रही है और एक तरफ स्टोन थ्रो करे जा रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग हो रही है। आज स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, आज ड्रोन काउंटर अटैक कर रहे हैं, आज मिसाइल्स जा रही हैं, आज रॉकेट्स जा रहे हैं। जो कभी बॉर्डर पर इजराइल, जो टैंक कभी पत्थरों का सामना करते थे, आज वो जो है एंटी टैंक मिसाइल से लगातार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आज उनके शहर, उनके टाउन सेफ नहीं हैं। यहाँ तक कि उनकी कैपिटल तक में भी, इवन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बंगले पर हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर भी ड्रोन जाने में कामयाब रहा। तो देखिए चीज़ें बदल चुकी हैं और ग्राउंड पर अब 2-3 मोर्चों पे इजराइल का इंगेजमेंट होना इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग स्ट्रेटजी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी, रिजल्ट ओरिएंटेड इजराइल के प्रोस्पेक्टिव से मुझे नहीं लगता कि बहुत सक्सेसफुल होगा। आने वाले दिनों में ट्रंप का जो मिशन ऑब्जेक्ट, वो चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट में पीस हो, लेकिन पीस अब इस गारंटी पे नहीं होगा कि गाज़ा को फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट पीरियड के लिए आप सीज फायर करा दें, कुछ जो वहाँ पे हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज़ करा दें, मेडिकल हेल्प करा दें, उनकी कुछ रिहेबिलिटेशन करा दें, आप पैकेज दे दें। तो ये तो परमानेंट सोल्यूशन अब नहीं है और ना होने जा रहा है। अब तो वो 2 नेशन थ्योरी की बात है जो यूनाइटेड नेशन में ऑलरेडी पास है और ज़्यादातर को जो है रिकग्नाइज भी किया जा चुका है। और ज़्यादातर और पश्चिम के भी जो देश हैं अमेरिका के साथ, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये भी चाहते हैं कि 2 नेशन जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसको अब इम्प्लीमेंट करा जाए।